नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील जादौन और एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक की सारी क्लासों को आपने अच्छी तरह लिया होगा, जाना होगा, परखा होगा और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में अगर आप उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि आपने विभिन्न तरह के आयामों में विभिन्न तरह की चीज़ों को अभी तक पहचाना है। और वह प्रश्न भी सारे लग रहे होंगे अगर जो चैप्टर मैंने आपको करा दिया है उस चैप्टर के अगर आप प्रश्न किसी भी किताब से, दुनिया की किसी भी किताब से उन प्रश्नों को लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप जरूर उन प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। तब मैं आज आपको एक नई वीडियो लेकर आया हूं, आपके सामने पेश हुआ हूं, प्रस्तुत हुआ हूं। तब आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और गौर फरमाएंगे। उसके बाद आप जान जाएंगे कि आज की वीडियो से भी अगले परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आपके जहन में उतर चुके होंगे। चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज की अपनी इस शानदार से बेहद खूबसूरत सी क्लास को। और पढ़ना क्या है तो देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि हमें पढ़ना क्या है, जरा बात कर लेते हैं। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहां पर जानते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए पढ़ने से पहले आप इतना समझिएगा कि आज आपको इस उत्तर प्रदेश का नहर तंत्र जानना है। उत्तर प्रदेश का नहर तंत्र। और अगर उत्तर प्रदेश के नहर तंत्र पर हम आपसे बात करने वाले हैं तो आप जानते हैं अगर नहर तंत्र को पढ़ेंगे तो नहर तंत्र के साथ साथ आपको सिंचाई भी पढ़नी होगी। यानी नहर तंत्र के साथ साथ आप थोड़ा सा सिंचाई को भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से सिंचाई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। लेकिन संपूर्ण सिंचाई की हम यहाँ बात करने वाले नहीं है, सिर्फ हमारा जो मेन फोकस आज रहेगा वह नहरों पर रहेगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे अगर कहूं कि मैं नदियों को आपको पढ़ा चुका हूं, यानी नदियों के अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं नहरों को, तब आप समझ जाओगे कि सर नदियां पढ़ा चुके हैं, अब नहर। देखिए आपके समझने के अनुसार यह चीजें एक हो सकती हैं, लेकिन नदियां और नहरों में अंतर होता है। जब आप नदियों को पढ़ते हैं तो नदियों में आप यहां पर गंगा, यमुना, गंडक, शारदा जैसी बड़ी बड़ी नदियों को पढ़ने का काम करते हैं, जबकि जब आप नहरों को पढ़ते हैं तो इन्हीं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनसे कुछ नहर निकाल दी जाती हैं। आप इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके क्षेत्र से भी कोई छोटी मोटी नहर गुजरती होगी और वह नहर जो गुजरती होगी वह किसी नदी से आई होगी। आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिरकार वह जो नहर है वह कितने एरिया को कवर करती है, कितने एरिया को सिंचाई कर पाती है और वह कहां से निकल कर आई है, गंगा से निकल कर आई है या यमुना से निकल कर आई है, शारदा से निकल कर आई है या गंडक से निकल कर आई है। आप इन्हीं सभी चीजों को इस नहर तंत्र के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नदी होती हैं उन्हें नदियों के छोटे हिस्से यानी नहरों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सिंचाई के बारे में। तो देखिए जो आपका सिंचाई होने वाला है ना दोस्तों, इस सिंचाई पर जब आप बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इस सिंचाई को पढ़ने से पहले ध्यान देंगे। हमारा टॉपिक सिंचाई पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सिंचाई की जब हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आप पाएंगे कि इस सिंचाई को कितने तरीके से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो देखिए एक तो सिंचाई करने का उत्तर प्रदेश में तरीका है वह है लघु सिंचाई माध्यम, यानी लघु सिंचाई माध्यम से आप सिंचाई करते हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा वृहद एवं मध्यम सिंचाई माध्यम, यानी दो तरह से सिंचाई हम उत्तर प्रदेश में करने का काम करते हैं, एक लघु एक वृहद एवं मध्यम सिंचाई माध्यम। अब लघु के अंदर क्या आता है, एक बड़ा क्षेत्र यानी नलकूपों से सिंचाई कर रहे होंगे, तालाबों से सिंचाई कर रहे होंगे, हम कुओं से भी सिंचाई कर रहे होंगे। यानी कि जो लघु सिंचाई माध्यम है उसके अंतर्गत हम तीन चीजों से सिंचाई करने का काम करते हैं और यह तीनों चीज आपके दिमाग में आ गई होंगी, नलकूप, तालाब और कुएं। उसके अलावा आप जानते हैं कि नलकूप से सिंचाई करने की अगर बात करता है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि पूरे संपूर्ण भारत में नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां की जाती है तो आप कहेंगे कि संपूर्ण भारत में नलकूप मतलब ट्यूबवेल समझ लीजिएगा, इन ट्यूबवेलों से जो सिंचाई करने का काम है सबसे ज्यादा कहां पर, उत्तर प्रदेश में होता है। तालाब से आजकल हम जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई बहुत कम किया जाने का काम किया जाता है, लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड यानी कि हम कह सकते हैं जो झांसी वाला बुंदेलखंड वाला एरिया है उस बुंदेलखंड वाले एरिया में आज भी तालाबों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, जबकि कुओं के माध्यम से
कुओं के माध्यम से बहुत कम सिंचाई की जाती है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को कह सकते हैं कि कुओं के माध्यम से जो बरसात होती है तब कुओं में कुछ में पानी आता है, और उनसे भी आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र पर, बहुत ना के बराबर क्षेत्र पर कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि नलकूपों के माध्यम से लगभग 72% सिंचाई कहां, उत्तर प्रदेश में की जाती है। जब मैं प्रश्न लगवा रहा था मैंने इस प्रश्न पर बात की थी। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम क्या है, नलकूप है। दूसरी तरफ जब हम वृहद सिंचाई की बात करते हैं तो वृहद सिंचाई में आप किससे सिंचाई करेंगे सर, तो अब इसमें आप नहरों से सिंचाई कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि लघु सिंचाई क्या है और वृहद एवं मध्य सिंचाई क्या है, यानी नहरों के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी से सिंचाई कर रहे हैं। उसके अलावा आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातों को, बेसिक सी चीजों को समझते हैं कि सिंचाई कार्यालय, यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और अंग्रेजों के गुलाम होते समय अंग्रेजों को इस कृषि व्यवस्था पर विश्वास हुआ, थोड़ा सा जो प्रणाली थी हमारे उत्तर प्रदेश की, संपूर्ण भारत की, उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ यहाँ की मिट्टी उत्तम है, यहाँ कृषि भी उत्तम प्रकार की जा सकती है। तब इन अंग्रेजों ने पहली बार इस उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय बनाया, और जो वह कार्यालय बनाने का काम अंग्रेजों ने किया था, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यह सिंचाई का पहला कार्यालय था। और इसको कहां स्थापित किया, सहारनपुर में इसको स्थापित किया। और ये सहारनपुर में कब स्थापित किया गया, 1823 में सहारनपुर में सिंचाई कार्यालय की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा गया है कई बार कि उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय कब और कहां खोला गया। आप 1823 याद रखेंगे, सहारनपुर को याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप याद रखेंगे कि जो सिंचाई में नलकूप अभी आपने पढ़ा था, ट्यूबवेल आपने पढ़ा था, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि उस उत्तर प्रदेश में सबसे पहली ट्यूबवेल किसने लगाई आज के समय में, तो आपके सबके पास यह व्यवस्था होगी, लेकिन ज्यादातर के पास होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली ट्यूबवेल कब लगाई गई, तो ध्यान रखेंगे कि मेरठ वह क्षेत्र है जहां पर पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई, और 1930 में इस ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई। आप पा रहे होंगे कि मेरठ में पहली बार ट्यूबवेल लगाने का काम किया गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमको कुछ प्रमुख रूप से यहाँ नहरें पढ़नी होती है जब सिंचाई व्यवस्था को हम पढ़ने की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिख गया होगा ऊपरी गंगा नहर। क्या है सर, कुछ भी नहीं है, छोड़िए इस बात को, क्या है। मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे पहले अगर आपको यह शब्द दिखा है ऊपरी गंगा नहर, पहले किताबों में तो इसको बहुत घुमा फिरा कर तरोड़ मरोड़ के लिखा गया है। पहले बेसिक सी बात को समझते हैं कि ऊपरी गंगा नहर क्या है, इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। और जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप फिर आराम से प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मैप के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि यह आखिरकार तंत्र किस तरह से काम करता है। आशा करता हूं कि आपको यह मैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास मैप होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि यह यहां से एक नदी आई है, और जो यहां से नदी आई है, यह नदी आप इस बात को जानते हैं कौन सी नदी थी, मैंने कहा ये यमुना नदी थी। और यह यमुना नदी आई है, और यमुना नदी आगे चलकर आप जानते हैं गंगा में मिल जाने का काम करती है। दूसरी बात, जो यहां पर एक और नदी आती है, वह नदी भी इस तरह से जाती है और उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है। मैं नदियों को पढ़ा चुका हूं। अब ध्यान दीजिए, हमको पढ़ना है नहरें, तो आखिरकार किस तरह से। अब हुआ क्या सर कि जो दो नदियां प्रमुख रूप से आपने देखी, यहां पर गंगा और यमुना, इन दोनों नदियों में यहां पर क्या करना शुरू करते हैं हम कि इन दोनों नदियों से कुछ नहरें निकालते हैं, यानी इन नदियों से नहरें निकालने का काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई नहर यहां से निकाली, और वह नहर यहां से निकाल के जैसे ही इस क्षेत्र में आएगी तो आप पाएंगे कि गंगा तो कुछ इसके आसपास के क्षेत्र को ही सिंचाई करने का काम कर रही होगी। अब यह दूसरी नहर जो यहां से निकाली गई है, यह इस बीच वाले हिस्से को भी सिंचाई करने का काम कर रही होगी। तो दरअसल आप इसी बात को समझिएगा कि हमको जो नहर पढ़नी है, इन नदियों से ही कुछ नहर निकाली गई है, और वह नहर ही आज आपको पढ़नी है। और मान लीजिए यह जो नहर है, अगर यहां पर आपने एक नहर निकाली, एक नहर मान लीजिए ऊपर से निकाली होती गंगा में, तो जो ऊपर से नहर निकाली गई होगी आप उसी को एक नाम देंगे ऊपरी गंगा नहर।
और जो नहर ऊपर के बाद नीचे से निकाली गई होगी, अब आप इसको नाम दे रहे होंगे निचली गंगा नहर। यानी आज के बाद अगर आपको प्रश्न किताब में पढ़ने को मिलता है कि ऊपरी गंगा नहर क्या है, निचली गंगा नहर क्या है, तो आप बिल्कुल समझेंगे कि अगर यहाँ पर नरोरा रहा होता और नरोरा से अगर निचली गंगा नहर निकाली गई होती तो इससे ऊपर से अगर कहीं से कोई नहर निकाली गई है गंगा में से, उसी का नाम क्या होने वाला है, ऊपरी गंगा नहर होने वाला है। दूसरी बात, अगर यमुना की बात करते हैं, यमुना में एक नहर मान लीजिए इधर से कोई निकाली गई, जबकि दूसरी नहर कोई ऐसे निकाल दी गई। अब सर इस बात को समझिएगा कि यह दोनों जो नहर निकाली गई है, एक यमुना के पूर्वी हिस्से से निकाली गई है, एक यमुना के पश्चिमी हिस्से से निकाली गई है। अब इन्हीं दोनों नहरों को नाम देगा कि यमुना की पूर्वी नहर और इसी को दूसरी तरफ नाम देगा यमुना की पश्चिमी नहर। तो आज के बाद आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि ऊपरी गंगा नहर क्या है, निचली गंगा नहर क्या है, पूर्वी यमुना नहर क्या है, पश्चिमी यमुना नहर क्या है। उसके अलावा अगर किसी गंडक आदि से भी नहर निकालेगा तो गंडक का नाम भी उसके साथ जोड़कर रखेगा और वह भी नहर प्रणाली का काम कर रही होगी। आप इस बात को भी समझिएगा कि यह नहर निकालने का उद्देश्य क्या है कि अगर यहां से यह यमुना चली गई थी, यहां से यह गंगा चली गई थी, यह सर बीच वाला जो क्षेत्र था कहीं ना कहीं यह भी तो सिंचाई के माध्यम से छूट रहा था, सिंचाई नहीं कर पा रहा होगा नहर प्रणाली के अंतर्गत यानी नदी के माध्यम से। तब नहरों से हम इस एरिया को ही कवर करने की कोशिश करते हैं जो दो नहरों के बीच में आता है, दो नदियों के बीच में आता है या जो नदियों से दूर होता है, तो नहर निकालकर हम उस क्षेत्र को सिंचाई करने का कोशिश करते हैं। सिर्फ यही होता है नहरों का निर्माण करना और यही उद्देश्य है उस क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का। आप आसानी से समझ गए होंगे यानी कि नहर निकालने का काम क्यों हमने किया। नहर अगर निकालने का हमने काम किया तो ऊपरी गंगा नहर अगर पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होने वाला है, निचली गंगा नहर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होने वाला है, यह कहां से निकलेगी। हम एक एक स्लाइड पर धीरे धीरे बात करते चलेंगे। पहले माइंड में एक सेट कर लीजिएगा कि जो भी टर्म आपके सामने आएगा, अगर मैं निचली गंगा नहर पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ऊपर वाली नहर होगी उसके नीचे से यह निकली होगी, कहां से निकली होगी मैं बात करूंगा। उसके अलावा यमुना के बारे में पढ़ेंगे तो यमुना के बारे में भी जान रहे होंगे। आगे चलते हैं और हम अब पहले ही स्लाइड पर आने की कोशिश करते हैं कि हमने आखिरकार जाना क्या था। तो देखिए मैं इस स्लाइड पर आया हूं और अब आपके दिमाग में एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा और अब लिखा हुआ है ऊपरी गंगा नहर। मतलब इसका क्या है कि अगर ऊपरी गंगा नहर लिखा गया है तो सर यह बात तो स्पष्ट है कि यह नहर थोड़ा ऊपर से निकल रही होगी, मतलब इसके ऊपर और कोई नहर निकली नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि यह हरिद्वार से निकलती है। आपको आगे समझ में, उत्तराखंड और हरिद्वार से निकलने के बाद यह उत्तर प्रदेश में भी बहती हुई आएगी। तो कुछ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के को भी लाभान्वित करने का काम यह नहर कर रही होगी, तो पढ़ना भी लाजमी है। तो ऊपरी गंगा नहर की सबसे पहले स्थापना कब हुई, तो 1840 से लेकर 54 के बीच में इसकी नहर की स्थापना हुई। आपको यह बात थोड़ी सी याद रखनी होगी। यह निकलती कहां से है सर, यह हरिद्वार से निकलने का काम करती है और हरिद्वार से निकलने के बाद यह नहर कितना एरिया कवर करती है, इसको हम अपवाह तंत्र कह सकते हैं, या यह नहर कितना एरिया कवर करती है, आप कहेंगे 6582 किलोमीटर का टोटल अपवाह तंत्र कवर करती है। या आपसे अगर पूछे कि ऊपरी गंगा नहर की लंबाई कितनी है, तब आप कह पा रहे होंगे कि ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 340 किलोमीटर है। यह क्या सर, एक तरफ 6582 दूसरी तरफ 340। तो इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए यह मैंने एक नहर निकाली, इस नहर का नाम है ऊपरी गंगा नहर। तो इस नहर की सर यहां से और यहां तक की जो लंबाई होने वाली है वह होने वाली है 340 किलोमीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं, यानी ऊपर से नीचे तक जो इस ऊपरी गंगा नहर की लंबाई होने वाली है वह 340 किलोमीटर होने वाली है। तो सर फिर 6582 किलोमीटर क्या है, तो समझिएगा कि मान लीजिए इससे एक छोटी सी नहर निकाल दी, मान लीजिए आप छोटा सा नाला ही निकाल दिया, या छोटी सी और कोई नहर निकाल दी, फिर एक इधर से निकाल दी, एक इधर से निकाल दी, और इसी
इसी तरह इस ऊपरी गंगा नहर से और छोटी छोटी नहर और कुछ नालों को निकालने का काम कर दिया गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो इसका अपवाह तंत्र है वह टोटल इतना होने वाला है, यानी इस नहर से भी और नहरें छोटी छोटी पानी के माध्यम से निकाल दी गई होंगी और वही अपवाह तंत्र कहलाएगा जो छोटी छोटी और नहरें निकाली गई हैं। तो यह जो 65-82 किलो यानी 6582 है, यह टोटल अपवाह तंत्र है इस ऊपरी गंगा नहर का। आगे बात करते हैं कि यह जो नहर थी सर, इसका आधुनिकीकरण कर दिया गया। मतलब यह जो 1840 में बनी थी, तो इसकी मरम्मत आदि, इसको और अच्छी तरह से बनाना, इसकी सफाई करना और बहुत सारी इससे आगे बढ़ाना, इन सब चीजों पर जो काम करने का काम प्रयास किया सरकार ने, वह 2006 में किया गया। उसके बाद जो इससे लाभान्वित होने वाले जिले होंगे, मतलब यह अगर हरिद्वार से निकली है तो यह हरिद्वार से और अपवाह तंत्र को लेकर अपने छोटी छोटी यह वितरकाओं के माध्यम से कहां तक इस पानी को फैलाने का काम करेगी, तो हम बात करते हैं। यह हरिद्वार में तो जब निकली है तो हरिद्वार में तो रहेगी। आप मैप पर अब अपने माइंड में रीड करने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार के बाद यह बिजनौर यानी नीचे की तरफ आती जाएगी। आप जानते हैं बिजनौर भी बराबर में पड़ता है। उसके बाद मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़। यानी आपको एक बेसिक आइडिया रखना है कि ऊपरी गंगा नहर जो है, अगर यह हरिद्वार से निकलती है मतलब उत्तराखंड से, तो नीचे की तरफ आएगी और यह हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर यह वही तो पड़ते हैं सहारनपुर के आसपास। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए। और बिजनौर से ही तो गंगा कहां उत्तर प्रदेश में एंट्री की थी, आपको पता होना चाहिए। तो मेरठ और बुलंदशहर, अलीगढ़ भी तो वहीं पर पड़ते हैं। यानी उस क्षेत्र को क्या करती है, यह सिंचाई देने का काम करती है। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। आपके दिमाग में यह सारी बातें फिट हो गई होंगी। आप याद रखेंगे ऊपरी गंगा नहर कहां है और यह क्या काम करती है, लंबाई कितनी है, उसके अलावा क्षेत्र कौन कौन से को लाभान्वित करने का काम करती है। इतना समझने के बाद अब निचली गंगा नहर, मैंने बताया था अगर ऊपरी यहां पर ऊपर से निकली है तो निचली गंगा नहर यहां से निकलेगी। ध्यान देंगे, बहुत जबरदस्त यहां पर प्रश्न बनने वाला है। निचली गंगा नहर की जो यहां पर स्थापना की गई 1878 में की गई। दरअसल सर यह सब काम आजादी से पहले के होने वाले हैं। यह नहरें, सिंचाई व्यवस्था आजादी से पहले ही की गई थी और 1878 में अगर यह सिंचाई के लिए निचली गंगा नहर निकाली गई तो ध्यान देंगे, सबसे पहले एक स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। यह जो मैंने BSR लिखा है इसका मतलब है बुलंदशहर। यह बुलंदशहर में एक स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों जिसका नाम है नरौरा। इसको कई बार कलकत्ती नरौरा भी बोल देते हैं। यह नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है और यहां से यह निचली गंगा नहर निकाली गई है। यह कितना अपवाह तंत्र यानी कवर करती है, अब आप समझ गए होंगे अपवाह तंत्र का मतलब क्या है। यह 8800 किलोमीटर टोटल जल वितरकाओं के माध्यम से फैलाने का काम करती है, 8800 किलोमीटर। फिर उसके बाद जिलों की बात करते हैं तो देखिए अब आपके दिमाग में बुलंदशहर की लोकेशन सेट होनी चाहिए कि बुलंदशहर मैप में है क्या। अगर जिलों की बात करते हैं पानी किससे देती है तो बुलंदशहर को तो देगी ही देगी, क्योंकि नरौरा कहां पर है, यह कहां बुलंदशहर में है। उसके बाद अलीगढ़ बुलंदशहर के ही बराबर में सीमा लगी हुई है। कासगंज, फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के बाद हम कह सकते हैं मैनपुरी क्षेत्र तक यह पानी फैलाने का काम करती है निचली गंगा नहर। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि स्थापना कब हुई है और थोड़ा सा क्षेत्र को आइडिया में रखिएगा। कई बार अगर प्रश्न बनाना चाहेगा तो क्या बनाएगा, यहां पर प्रश्न बनाने की चेष्टा यही करता है कि कहेगा कि निचली गंगा नहर से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित नहीं होता या कहां पर पानी पहुंचने का निचली गंगा नहर से काम नहीं करता। और यहीं पर इनमें से 3 ऑप्शन रख के मान लीजिए एक ऑप्शन रख दिया ललितपुर, सोनभद्र, तो आप आसानी से इस बात को कह पाएंगे कि हाँ यहां पर ललितपुर या सोनभद्र यह निचली गंगा नहर यहां पर वितरकाओं के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम नहीं करती। और यही प्रश्न पूछने की चेष्टा परीक्षा में करता है। आगे ध्यान देंगे कि जो यहां पर मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि जो नरौरा है, इस नरौरा के अंदर कहां पर, बुलंदशहर में ही एकमात्र विद्युत ताप केंद्र है। यानी नरौरा एक और चीज के लिए प्रमुख है, इसी नहर पर, नहर के माध्यम से यहां पर एक विद्युत केंद्र बनाया गया है और वह एकमात्र विद्युत केंद्र कहां का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विद्युत केंद्र कहां पर है, यानी ताप विद्युत केंद्र। तो आप कह पाएंगे कलकत्ती नरौरा या नरौरा के बुलंदशहर में। अगर ऑप्शन में देखा तो या तो बुलंदशहर दे सकता है, लेकिन बुलंदशहर में अगर पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है, उस स्थान की बात कर रहा है, तो आप नरौरा कह पाएंगे। दोनों नहरों को समझ पाएंगे जो गंगा से निकली है, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। उसके बाद ध्यान देंगे
सर यह जो मध्य गंगा नहर है ना, अब हुआ क्या, एक बार फिर से मैप पर आता हूं। अब हुआ क्या कि जब हमने दो नहरें निकाली, एक ऊपरी गंगा नहर, एक निचली गंगा नहर, तो एक तो आपने देखा कि लगभग उत्तर प्रदेश से निकाली थी, और उत्तर प्रदेश से निकालने का मतलब कि लगभग आपने वह नहर कहां से निकाली थी, यहां से उत्तराखंड से निकाली थी। दूसरी वाली जो निकाली है आपने बुलंदशहर में, यहां से निकाली थी। अब इसने कुछ एरिया कवर कर लिया, मैं मान लेता हूं ऊपरी गंगा नहर ने, इसने कुछ यहां पर एरिया कवर कर लिया। अब हुआ क्या कि जब इन दोनों नहरों ने कुछ एरिया कवर किया तो उसके अलावा भी यह कुछ क्षेत्र यहां पर बच जाता है, यानी ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर को निकालने के बाद कुछ बीच का क्षेत्र सिंचाई से बच रहा था। अब यहां पर सरकार ने क्या किया कि यहां पर एक और इस गंगा से नहर को निकालने का काम किया और उसी का नाम रख दिया मध्य गंगा नहर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपरी निचली तो यहां तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो मध्य गंगा नहर रखा गया है वह मध्य गंगा नहर क्यों रखा गया है, और वही हमें पढ़ना है कि मध्य गंगा नहर जो यहां पर है वह बिजनौर से निकलती है, मतलब वही बीच वाला एरिया वहां से निकलेगी और नीचे की तरफ आएगी। बिजनौर से निकलती है सर, कुछ ज्यादा नहीं है, 115 किलोमीटर की है, मतलब ऊपर तो एक थी ही थी, नीचे भी एक थी, तो बीच में छोटी सी एक नहर निकालने का काम किया गया है। कितने, 115 किलोमीटर की है, यानी अफवाह तंत्र फैलाती है, यह कोई ज्यादा खास नहीं होने वाली है। लेकिन आप इसे पढ़ेंगे, यह नहर ऊपरी गंगा नहर को पानी पहुंचाती है। आप ध्यान देंगे कई बार क्या होता है कि जो ऊपरी गंगा नहर होती है उसकी कुछ जो वितरकाएं आती हैं नीचे, उनको कई बार पानी पहुंचाने का काम यह मध्य गंगा नहर करती है। तो यह महत्वपूर्ण इसीलिए होती है कि कई बार जब पानी की शॉर्टेज होती है, गंगा में खुद भी पानी कम होता है, तो छोटी छोटी वितरकाओं के माध्यम से जो ऊपरी गंगा नहर है उसका पानी कम हो जाता है, तो फिर मध्य गंगा नहर उसके लिए यहां पर हेल्प करती है, वह इस ऊपरी गंगा नहर को पानी पहुंचाने का भी काम करती है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि कौन सी यहां पर नहर है जो ऊपरी गंगा नहर को मानसून ना होने पर या बारिश ना होने पर पानी पहुंचाने का काम या वितरकाओं को पानी देने का काम करती है, तो आप कहेंगे कि मध्य की, क्योंकि मध्य में तभी तो इसको बनाया गया होगा जब पानी कम पड़ रहा होगा। नहीं एक ऊपर बना दी, एक नीचे बना दी, आवश्यकता क्या थी कि बीच वाला क्षेत्र कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए यहां पर उपयोग नहीं हो पा रहा होगा। चलिए, मध्य गंगा नहर, आप इसकी स्थापना आदि के बारे में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ लंबाई थोड़ी सी याद रख लेंगे कि लंबाई कितनी है, और महत्वपूर्ण यह वाली बात है। आगे आते हैं। उसके बाद जब आप आगे पढ़ते हैं तो आप इस रामगंगा नहर को देखिए। अब आपने अगर नदियां पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि यह बिजनौर क्षेत्र से एक रामगंगा नहर आई थी, आपको मैंने जब नदियां पढ़ाई थी गंगा के बराबर से ही। तो अब हमको एक रामगंगा नहर, दरअसल उसी के नाम पे एक नहर बनाई गई है, और यह जो नहर प्यारे दोस्तों खोली गई है, यह कब 1975 में इस नहर को बनाने का काम किया गया है। लेकिन ध्यान देंगे कि जो कालागढ़ या फिर पौंडी, आप इन दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं, लेकिन यह है कहां पर सर, उत्तराखंड में पड़ता है कालागढ़ या पौंडी। यहां से एक नहर निकाली गई, नाम क्या था, रामगंगा नहर, मतलब मैप में ऊपर से ही निकाली गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिले मुरादाबाद और बिजनौर को कवर करने का काम करती है, वहां उस क्षेत्र में जो कुछ सिंचाई क्षेत्र बचता था उसको कवर करने का काम यह नहर कर रही होती है। आइए सरयू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1977-78 में लगभग, यानी कि 77 में स्टार्ट होकर 78 तक यह कार्य समाप्त हो चुका था। हम कहेंगे 77-78 में सरयू की स्थापना हुई है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए सरयू के किनारे जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ शहर, आपको याद तुरंत आना चाहिए, पढ़ने का तरीका सही यही होता है। यह कतर किनिया घाट से यानी घाघरा से निकलती है और 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। अगर कोई पॉइंट याद करने वाला है तो आपसे पूछेगा कि सरयू नहर को यहां पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया, आप 2012 कहेंगे। सरयू नदी लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य है। तो सरयू नदी की स्थापना, उसके अलावा आप कहेंगे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया है, 2012 में। यह बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं।
आगरा और आगरा नहर का मतलब क्या है कि आगरा नहर जो यहाँ पर निकाली गई है, इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आगरा नहर निकाली गई होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, वह आगरा नहर यहाँ से कुछ इस तरह से निकाली गई है कि यह नहर पहले तो यहाँ से निकाली गई है और यहाँ से निकाले जाने के बाद यह पहले इस क्षेत्र में आती है और इस क्षेत्र के माध्यम से फिर ऐसे उत्तर प्रदेश में बहती है। यानी यह पहले इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं बहती, यानी आगरा नहर तो आप जानते हैं आगरा के समीप से ही बहेगी। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि यह आगरा नहर एक ही स्थान को कवर करने का काम नहीं करती है, यह उत्तर प्रदेश के भी अलावा कुछ और जगहों को भी सिंचाई करने का काम करती है। तो फिर से हम आते हैं कि आगरा नहर और किस तरह से वह आगरा नहर काम करने का काम करती है। देखिए, यह ओखला, ओखला आपने पढ़ लिया होगा, यानी कि एकदम दिल्ली के पास पड़ता है। मैप में अभी मैंने जैसे बताया दिल्ली के पास ओखला पड़ता है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, आपको पता होगा, गाजियाबाद नोएडा में पड़ता है। तो ओखला के नजदीक यमुना नदी से निकाली गई है, बिल्कुल क्लियर है बात। उसके बाद लंबाई इसकी कितनी 1869 किलोमीटर है और मथुरा और आगरा को, यानी हम उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर बात कर रहे हैं तो मथुरा और आगरा को यह क्या यहाँ पर लाभान्वित करने का काम करती है। तो आगरा नहर आपको याद रखना है। सबसे पहले यह निकली कहां से, ओखला से। यह आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है, आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है। यमुना नदी से आगरा नहर को निकाला गया। वैसे आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नहरों का, नदियों का आइडिया है तो आप इस बात को कह सकते हैं कि आगरा के पास से कौन सी नदी बहती है। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे पर है, तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि अगर ताजमहल, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही इस प्रश्न को पूछा था कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, आगरा में ताजमहल है और ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। कई बार प्रश्न और भी तरह से पूछे गए हैं कि ताजमहल प्रदूषित हो रहा है, उसका कारण क्या है, बहुत सारी चीज। तो यह यानी कि जो हमारा आगरा नहर होने वाली है यह आगरा में ही निकलेगी और आगरा में कौन सी नदी है, यमुना नदी है। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी आगरा नहर यमुना से निकली है और मथुरा आगरा को कवर कर रही है। सिर्फ इतना आपको याद रखेंगे। लेकिन यह अंतरराज्यीय नहर है। मैंने अभी आपसे इसीलिए मैप पर गया था, मैं जानता था कि अगर मैं अंतरराज्य बोलूंगा तो आपको समस्या होगी। यह नहर अंतरराज्यीय नहर है क्योंकि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश को सिंचाई करने का काम नहीं करती। अंतरराज्य का मतलब यह और राज्यों को भी सिंचाई करने का काम करती है और इसीलिए मैंने बताया था कि यह हरियाणा को भी सिंचाई देगी, यह राजस्थान को भी सिंचाई करने का काम करेगी, यूपी के लिए भी कुछ क्षेत्र पर सिंचाई करेगी और दिल्ली के क्षेत्र पर भी यह सिंचाई करेगी। तब आपसे प्रश्न पूछ सकता है डियर कि कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है, या पूछेगा कि आगरा नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को सिंचाई नहीं देती। और मैं आपको रटा हुआ प्रश्न बताता हूं, पंजाब। यानी इनमें से 3 ऑप्शन डाल के एक ऑप्शन पंजाब को यहीं पर डालेगा और आप कहेंगे कि आगरा नहर जो है हरियाणा को सिंचाई के लिए पानी देती है, राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी देती है, यूपी को सिंचाई के लिए पानी देती है, दिल्ली को देती है। लेकिन इसके अलावा चाहे पंजाब डाले चाहे चंडीगढ़ डाले, उनको यह सिंचाई के लिए पानी देने का काम नहीं करती है। नाम आगरा नहर। यानी अंतरराज्यीय नहर कौन सी है आपसे अगर पूछ रहा है तो आगरा है। इस बात को आप बता पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आपको यहां पर कुछ लिखने में समस्या हो रही है, लेकिन आशा करता हूं कि लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। चलिए आगे चलते हैं। अगली बार पूर्वी यमुना नहर। अभी तक आपने गंगाओं के बारे में बहुत जाना और उसके अलावा रामगंगा के बारे में भी जाना, उसके अलावा आपने सरयू के बारे में भी जाना। लेकिन अब यमुना की थोड़ी सी नदियां हैं। देखिए क्या हुआ कि जो पूर्वी यमुना नहर है, अब आपके दिमाग में यह बात तो क्लियर होगी कि अगर सर पूर्वी यमुना नहर लिखा है तो इसका मतलब है कि यमुना अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती हुई आ रही, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाती हुई आ रही है, तो अगर इस मैप में जो पूर्व से एक छोटी सी नहर निकली होगी यमुना में से, उसका नाम पूर्वी रख दिया गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी नाम क्यों है, क्योंकि यह यमुना के पूर्वी हिस्से से निकाली गई होगी और यह किस तरफ जा रही होगी, पहले निकालने की स्थान देखते हैं। सबसे पहले यह सहारनपुर क्षेत्र से निकलती है। सहारनपुर नहीं देखा तो आपको फैजाबाद दे सकता है, यानी सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकलने का काम करती है, मतलब ऊपर से ही निकलती है, सबसे कॉर्नर पे से। और यह
प्रदेश की सबसे पुरानी है, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है डियर, कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर यहां पर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, जिसकी स्थापना 1830 में की गई थी और इसकी स्थापना शाहजहां के द्वारा की गई थी। अब कुछ लोग तो यहां पर एकदम से चकरा गए होंगे जिनको थोड़ी सी नॉलेज है कि सर 1830 में स्थापना शाहजहां के द्वारा, यह बात नहीं भरी, क्योंकि शाहजहां का कार्यकाल तो 1830 तक रहेगा ही नहीं सर, यह आप क्या कह रहे हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी स्थापना शाहजहां ने 1631 में कराई थी, लेकिन शाहजहां इस नहर का काम कराकर खत्म करके, यानी इसकी स्थापना करके अपनी यहां पर सब चीजों को खत्म करके शाहजहां चल बसा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसका और अच्छी तरह से विकास कराने का कोशिश किया और 1830 में अंग्रेजों ने इसका विकास कराया, और हम तब इसलिए कहते हैं कि पूर्वी यमुना नहर की स्थापना 1830 में हुई थी। लेकिन इस नहर को शाहजहां ने बनवाया था 1631 में, यह बात भी बिल्कुल गलत नहीं है। तब आपसे इसीलिए शाहजहां ने अगर 1631 में बनवाया है तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी होगी डियर, आप कहेंगे पूर्वी यमुना नहर होगी, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं, जिले मैप में माइंड लगाइएगा, सहारनपुर से निकली है ना, तो सहारनपुर के एरिया को ही कवर कर रही होगी, मेरठ, शामली, हापुड़, गाजियाबाद। रटना नहीं है, यहां पर एक और जिला भी का अगर कोई आ जाए तो सिर्फ आपको याद इतना रखना है कि पूर्वी यमुना नहर निकली कहां से है और कहां से, सहारनपुर से निकली है। तो आप सहारनपुर के एरिया को ही कवर कर रही होगी, ज्यादा लंबी नहीं जा रही होगी, बस इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो देखिए आपको इंपोर्टेंट प्रश्न क्या याद रखना है, एक तो सबसे पुरानी नहर है, उसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया है, बस दो बात याद रखनी है। थोड़ा डेट के साथ जो आपको वेरिएशन लग रहा है वह भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है, क्यों और किस तरह से। आप 1630-31 जब कहेंगे जब शाहजहां का पूछेगा, लेकिन वास्तव में स्थापना 1830 हम कहने वाले हैं। आइए दोस्तों, गंडक नहर परियोजना, और इसका सबसे फेवरेट सा प्रश्न है गंडक नहर पर पूछता है कि कौन सी नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब यह इसलिए इंपॉर्टेंट होती है गंडक नहर परियोजना, जो दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना, यानी बिहार सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर एक नहर परियोजना चलाई, और यह नहर परियोजना का नाम क्या रखा, गंडक नहर परियोजना। तो यह प्रश्न पूछता है, या तो प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर गंडक नहर परियोजना चला रहा है। प्रश्न क्लियर हो गया। यह प्रश्न पूछेगा कि गंडक नहर परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, आपको क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार। यह पूछ सकता है कि बिहार ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर कौन सी नहर परियोजना आरंभ की है, एक ही बात है, गंडक नहर परियोजना। तो यह इंपोर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए यह वाला है कि संयुक्त परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की कौन सी है, गंडक नहर परियोजना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, शारदा नहर। शारदा नहर बड़ी जबरदस्त, ध्यान देंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर अभी से स्टार बना लीजिएगा, जरूरी है शारदा नहर। और एक ही प्रश्न है रटा हुआ, और एक ही प्रश्न मैं आपको इसमें बताकर चलूंगा प्यारे दोस्तों। देखिए जैसे अगर मैं नहर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको वह 5 से 6 क्वेश्चन वैसे ही बता सकता हूं कि इन 5 से 6 क्वेश्चनों को इस चैप्टर से याद कर जाइएगा, प्रश्न इसके चांस ज्यादा हैं। लेकिन उन प्रश्नों को भी मैं बताने का काम करूंगा जब मैं एक चैप्टर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता के चल रहा हूँ और कहूंगा कि इन 4 से 5 क्वेश्चनों को इस चैप्टर से याद कर जाओ, आप काफी कुछ कवर कर जाओगे। 4 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर में बताऊंगा, और एग्जाम में अगर चेष्टा कभी उस चैप्टर से प्रश्न बनाने की करेगा तो उन्हीं 4 से 5 प्रश्नों को पूछेगा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, हमको यहाँ पर पढ़ना सारा है, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूं। कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमा और उसने एग्जाम में प्रश्न कहीं और से रखना चाहा, तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है हम अपने कर्तव्य के प्रति यहाँ पर सहज रहें और हम सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन जब पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं पूरी यूपीजी के पढ़ा चुका हूंगा, तो मैं एक आपके लिए मैराथन क्लास लाऊंगा लगभग 4 से 5 घंटे की, और मैं विश्वास दिलाऊंगा, कहूंगा कि जिसने आज तक यूपीजी के नहीं पढ़ी, सिर्फ उस एक मैराथन क्लास को पढ़ लीजिएगा, आप काफी कुछ कवर कर जाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे, जो बच्चा आज यानी पहली क्लास से और अंतिम क्लास तक वीडियो को देख रहा है और पढ़ रहा है, अगर वह मैराथन लेता है तो वह तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा जो सिर्फ मैराथन ले रहे होंगे, क्योंकि मैराथन में
मैं इन सब कॉन्सेप्टों पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने की कोशिश करूंगा और वहां पर वह बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा होगा जो मेरे साथ शुरू से बना हुआ है, शुरू से बातें कर रहा है। इसलिए अभी साथ के साथ चलते चलिएगा, सब चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ लेते चलिएगा। हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन न दौड़ेंगे न रुकेंगे, नहीं दौड़ेंगे न थकेंगे, सिर्फ रुकेंगे नहीं। आगे चलते हैं। शारदा नहर की जब बात करता है तो मैंने कहा महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण तो होगी। 1920 से 28 तक एक लंबे समय तक बनाई गई है, क्योंकि यह बड़ी भी है। किस तरह से कि यह शारदा नदी से निकलती है। जब नाम ही शारदा है तो नदी भी शारदा होगी, यहां तक तो समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन यह बनवास और चंपावत और टनकपुर, यह दरअसल तीनों स्थान उत्तराखंड में पड़ते हैं। लेकिन जितना डीपली आपके साथ जाता है आप उसी हिसाब से आंसर देंगे कि शारदा नहर निकलती कहां से है। बनवास कह सकता है, उसके अलावा चंपावत टनकपुर यह यहीं पर है, यानी कि चंपावत में, यह उत्तराखंड में उत्तराखंड जिले में पड़ते हैं। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि घाघरा के जल से इस पर सहायक परियोजना भी चलाई गई है। आपसे प्रश्न पूछता है कि घाघरा दरअसल है क्या, कि जो शारदा है नहर है ना, यह शारदा नहर स्पेशल सिर्फ शारदा से ही पानी नहीं लेती, यह घाघरा से भी पानी लेने का काम करती है। इसीलिए कह रहा है कि सहायक परियोजना घाघरा के साथ भी चलाई गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी होने वाली है, यही होने वाली है। तो आप कहेंगे कि यह नहर इसीलिए इतने लंबे टाइम में बनी है, पहली बात। दूसरी बात, घाघरा से भी पानी लेती है, तभी तो डियर यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर होगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन यह प्रश्न इतना ज्यादा पूछा गया है, सबसे लंबी नहर, मैं इस प्रश्न को जब प्रश्न लगवा रहा था तो पहले ही मैंने लगवा दिया था, मुझे पता था यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आप कहेंगे शारदा नहर। 1920 से लेकर 1928 तक इसकी स्थापना हुई है, लेकिन थोड़ी सी लेट हुई है, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर के यहां पर संदर्भ में। ध्यान देंगे, रेहंद घाटी परियोजना, दरअसल आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि रेहंद घाटी परियोजना जो है यह कहां पर है, जो प्रश्न बनता है वह यह है कि रेहंद घाटी परियोजना कहां पर है और किस नदी पर है, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, रेहंद ही नदी पर है। और जब मैं नदी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको नीचे से बताया था कि सोन नदी जाती है, जो सोनभद्र के पास जाती है, और उस सोन नदी को ही काटते हुए एक रेहंद नदी भी जाती है, और उस रेहंद नदी पर ही क्या यहां पर रेहंद घाटी परियोजना का आरंभ किया गया। लेकिन सोनभद्र यह जिला है, कभी कभी इस सोनभद्र के जिले के अलावा स्थान को पूछ लेता है, तो पिपरी वह स्थान है सोनभद्र के अंदर जहां पर रेहंद घाटी परियोजना चलाई गई है। इस पर बांध भी बनाया गया है, मैं उस बांध पर भी आपसे आगे बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल रेहंद नदी पर एक परियोजना चलाई गई है, पिपरी नामक स्थान है जो सोनभद्र में पड़ता है। आशा करता हूं कि यह बात आप नोट करके लिख पाए होंगे और समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध के बारे में जब आपसे बात करता है तो किस तरह कि बेतवा नदी, यानी जो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह बेतवा नदी पर है, और इस पर ही बेतवा नदी पर ही एक माता टीला बांध है। मैं इसकी बात अभी करूंगा, महत्वपूर्ण होगा, लेकिन पहले ध्यान देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह कहाँ, झांसी ललितपुर, आपको दोनों ही याद रखने हैं, झांसी ललितपुर। मैं भी और भी प्रश्न पर लेकर आऊंगा, यानी झांसी और ललितपुर में रानी लक्ष्मीबाई बांध और जो माता टीला बांध है। अब ध्यान देंगे यह प्रश्न जो है थोड़ा सा डीपली हो जाता है, और डीपली का मतलब है थोड़ा सा आपको याद रखना हुआ क्या है कि जो माता टीला बांध है ना, यह माता टीला बांध, इस माता टीला बांध से दो नहर निकाल दी गई है, और जो दो नहर निकाल दी गई हैं वह दोनों नहरों के नाम आपसे परीक्षा में पूछता है कि माता टीला बांध से कौन सी दो नहर निकाल गई हैं। आप कहेंगे एक मंदर नहर निकाली गई है, एक गुलसराय नहर निकाली गई है। तो आपसे पूछेगा कि मंदर नहर किस बांध से निकाली गई है, माता टीला। आपसे कहेगा गुलसराय नहर किस बांध से निकाली गई है, आप कहेंगे माता टीला। यह महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। उसके अलावा सिर्फ आपको इतना याद रखना है इस केन के बारे में कि यह कहां कहां की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, जैसे अभी हमने पढ़ा था, बिहार और उत्तर प्रदेश, ऐसे ही केन जो है कहां की संयुक्त है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। उसके अलावा यह पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश से निकलती है। वैसे तो आप केन अगर देख रहे हैं तो आपको तुरंत चंबल के यानी यमुना के अंदर मिलने वाली नदी याद आ जानी चाहिए, और वह नदी सभी नीचे से मिल रही होती है, जब मैंने नदी पढ़ाया था। और अगर नीचे से मिल रही होती है तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि यह
पन्ना जो होगी मध्य प्रदेश से ही आ रही होगी, यानी पन्ना तो मध्य प्रदेश में है ही, लेकिन केन जो होगी यह नीचे से ही यमुना में आकर मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी केन बहने का काम करती है। कोई समस्या नहीं इस बात में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, इस पर प्रश्न बनने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने नोटबुक में आप इसे नोट करेंगे कि जो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना है यह किस नदी पर है, तो आप कहेंगे बेतवा पर और स्थान ललितपुर। सिर्फ इतना कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है इसको कराने का। दूसरा है, दोनों आप इनको ऐसे ही लिखेंगे, आपसे बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली के बारे में पूछ सकता है, तो आप इसको नदी कहेगा तो सोन नदी पर, और यह शहडोल मध्य प्रदेश में स्थान पड़ता है, वहां पर इसका स्थान है। लेकिन इसके क्षेत्र थोड़ा सा याद रखेंगे कि यह क्षेत्र कौन कौन से को लाभान्वित करने का काम करती है, तो उत्तर प्रदेश को तो करेगी ही करेगी, उसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड। लेकिन आप बाणसागर के माध्यम से अगर सोन की बात इसने करी है, तो सोन नदी का एरिया आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि मैंने अभी कहा था कि सोनभद्र के पास सोन नदी बहती है, तो वहां के एरिया आपको मध्य प्रदेश और झारखंड ही होंगे। यह बात आप बेसिक से जानते हैं। यानी सोन कहां बहती है? सोनभद्र के पास बहती है, और सोनभद्र तो एक ऐसा जिला है जो यहां पर झारखंड के साथ भी सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश के भी साथ लगाता है, उत्तर प्रदेश के भी साथ लगाता है, छत्तीसगढ़ के भी साथ लगाता है, बिहार के साथ भी लगाता है। तो यह बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं। जब हम इसके बाद हथनी कुंड बैराज को पढ़ते हैं, यह इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज क्या है? पहली बात तो बैराज होता क्या है? बैराज सिर्फ ऐसे समझिएगा कि जब किसी बड़ी नहर से या फिर बहुत बड़ी नदी से जब हम किसी नहर को निकालने का काम करते हैं, तो पानी को थोड़ा सा रोककर जो उस बैराज में लाने का काम करते हैं, उसी को हम बैराज कह सकते हैं। बैराज क्या होता है कि बहुत बड़ी नदी से जब छोटी सी नहर निकालने का काम करते हैं, उससे बैराज कहते हैं। तो आपको मैं अगर बैराज आया है तो मुझे भी एक प्रश्न याद आ रहा है, हरिके बैराज। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली जाती है? अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के देता तो शायद आप नहीं बता पाते, लेकिन मैंने नाम ही बता दिया है कि हरिके बैराज कहां पर है और हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली जाती है। चलिए, यह हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन हमको यहां पढ़ना है हथनी कुंड बैराज। इस हथनी कुंड बैराज की स्थापना सर 1872 में हुई, और इंपोर्टेंट है इसलिए याद रखना है। इसके जो क्षेत्र होंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। अभी आप इसको समझ जाएंगे कि यह क्षेत्र आपको कैसे याद करने हैं। पहली बात कि जो पूर्वी यमुना है या पश्चिमी नहरें हैं, इनको पानी देने का काम करती है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर निकलती है, वह कहां से निकलती है? हथनी कुंड। और यही प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी यमुना नहर या पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकलती है? हथनी कुंड बैराज से निकलने का काम करती है। तो वहां पर क्षेत्र कौन कौन से होंगे? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। क्लियर हो गया होगा। हथनी कुंड थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, यह बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। दरअसल हुआ क्या था कि इस बांध में कुछ तकनीकी खराबी, मतलब यह बाढ़ आने से टूट गया था, और टूटने के बाद इस बांध को दोबारा से मरम्मत करके तैयार किया गया। जब दोबारा से मरम्मत करने के बाद इस बांध को तैयार किया गया था, तो इसका नाम फिर ताजे वाला बांध रख दिया गया था। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि हथनी कुंड का दूसरा नाम क्या है? ताजे वाला इस हथनी कुंड का दूसरा नाम है। हथनी कुंड बांध यहां पर फेमस था, जरूरी था, मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। गंगा जल पेय परियोजना कुछ नहीं है, दरअसल यह दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। क्या पूछेगा कि गंगा जल पेयजल परियोजना, यह पूछेगा कि कहां पर है, या पूछेगा लवकुश बैराज परियोजना, या पूछेगा आगरा बैराज पेय परियोजना। कुछ नहीं है, पानी पेय मतलब पीने के लिए, पानी के लिए कुछ प्लांट बहुत बड़े रूप में लगाए गए हैं। तो सिर्फ याद रखेंगे कि गंगा जल पेय जल परियोजना कहां पर है, तो यह नोएडा में है। यानी दिल्ली और नोएडा का जो बाईपास है ना, वहां पर है प्रताप विहार में। इतना याद रखेंगे, मतलब दिल्ली नोएडा बाईपास के पास प्रताप विहार में यह पेयजल परियोजना चलाई गई है। नाम है गंगा जल पेयजल परियोजना। तो प्रश्न पूछना होगा तो पूछेगा कि गंगा जल पेयजल परियोजना क्या है, तो आप आराम से बता पाएंगे कि पानी पीने के लिए एक परियोजना, पेयजल परियोजना चलाई गई है। लवकुश बैराज परियोजना कहां पर है? कानपुर है। और नदी से कौन सी से? गंगा पर चलाई जा रही है। आगरा बैराज पेयजल परियोजना या नदी परियोजना कहां पर है? तो यह आगरा में है। और यमुना कौन सी, यानी नदी कौन सी बहती है? आगरा में यमुना बहती है। मैंने अभी आपसे बात की थी जब मैं ताजमहल वाली बात को बता रहा था। आगे चलते हैं थोड़ा सा।
हुआ क्या कि गोकुल परियोजना, जैसे अभी 2 परियोजना पढ़ी तो आपको एक परियोजना याद रखनी है, गोकुल महत्वपूर्ण है परियोजना जो बता रहा हूं, पेयजल परियोजना। यह किस नदी पर है? यमुना नदी पर होती है। और आगरा मथुरा, ध्यान रखेंगे 2 जिलों की संयुक्त परियोजना अगर आपसे पूछता है तो कौन सी है? गोकुल परियोजना। और देखिए गोकुल से तो आपको मथुरा, आपको भूलेंगे क्या? गोकुल कहां पर? मथुरा में ही है गोकुल, मथुरा। और जब मथुरा में है तो मथुरा के बराबर में ही तो क्या? आगरा पड़ता है। तो आगरा मथुरा की पेयजल परियोजना संयुक्त परियोजना है, नाम क्या है? गोकुल परियोजना, इसीलिए तो नाम गोकुल रखा गया। नदी जोड़ो परियोजना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिखा है, और लिखने के साथ ही यह प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने लिखा है। क्या है कि पूछेगा नदी जोड़ो परियोजना क्या होती है? आप कहेंगे कि यह नदी को जोड़ने का काम कर रही है, 2 नदी हैं। होता क्या है कि कई बार बेतवा और कैन का, जब आप इन बेतवा और कैनों को पढ़ेंगे तो होता क्या है कि जब बारिश नहीं पड़ती है तो कई बार बेतवा के अंदर पानी सूख जाता है, और बेतवा के अंदर जब पानी सूख जाता है तो केन से एक नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से इन दोनों नदियों को जोड़ने का काम किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप मेरी बात को समझिएगा कि एक नदी में जब पानी सूख जाता है बेतवा और केन में, तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया गया है। एक नदी से दूसरी नदी में पानी ले जाने का काम किया गया है, उसी को हमने एक परियोजना का नाम दिया। यह हमने 2005 में काम किया था और इसी को नाम दिया नदी जोड़ो परियोजना। प्रश्न क्या बनेगा कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी 2 नदियों को एक साथ मिलाया गया है, दोनों नदियों को जोड़ा गया है? ऑप्शन देगा बेतवा केन, सिंधु चंबल, उसके बाद दे सकता है झेलम रावी, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आप कहेंगे नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना कब चलाई गई? 2005 में चलाई गई, और यह किस किस को? केन और बेतवा को जोड़ने का काम कर रही थी। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट बचता है तो मैंने विभिन्न माध्यम से आपको बता रखा है, अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न मेरे भी दिमाग में आते हैं। मैं आज आपको 2 प्रश्न देकर जाता हूं, और दोनों ही प्रश्न इसलिए देकर जा रहा हूं कि मैं आपकी क्षमता को जांचना नहीं चाहता। क्षमता तो आपके अंदर विशाल है, मैं जानता हूं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड है, ऐसा मेरा विश्वास आप पर है, और वास्तव में आप हैं भी। मैं आपको इसलिए प्रश्न दे रहा हूं कि आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के साथ साथ परीक्षा में तो पूछे ही गए हैं, लेकिन फिर भी आप उन प्रश्नों को जब ढूंढेंगे, निकालेंगे, तो आप 2-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का, अगर आप मैप से रीड कर रहे हैं तभी ऐसे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाता है? मेरी बात को समझ पाए होंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के मैप पर आप देख रहे हैं, यहां पर अगर यहां पर हरदोई रहा है तो हरदोई के बराबर यहां पर भी हरदोई सीमा बनाएगा, यहां पर भी किसी के साथ, यहां पर भी किसी के साथ, यहां पर भी। ऐसे ही बहुत सारे जिले हैं जो एक से अधिक जिलों के साथ सीमा बना रहे होंगे। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है? उसके अलावा एक और प्रश्न जो इंडियन ज्योग्राफी से है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा लाजवाब। उत्तर प्रदेश का यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 जगहों पर बटा हुआ है? ध्यान से सुनेंगे दोबारा से प्रश्न को। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 जगह पर बटा हुआ है और चारों भागों की बाउंड्री आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ती? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 जगह पर बटा हुआ है और चारों स्थानों की बाउंड्री एक दूसरे से कहीं पर टच नहीं होती? ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताइएगा। और मैं अगर इन प्रश्नों का आंसर दे पाए दूसरे वाले का, तो मैं समझूंगा आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं इस चैनल पर, और आप बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। चलिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगली क्लास में।